देखो, till other joins, let me revise the things. एक्सियल लूप पर आ रही आवाज, आ रही तुम लोगों को? यस सर। एक्सियल लूप का देख लिया था हमने, और फिर हमने आज ये वेरिएशन देखा, फील्ड सेंटर पे मैक्सिमम होती है और धीरे धीरे डिक्रीज होकर इनफाइनाइट पे जीरो होती। ये क्वेश्चन था एक्सीएल में। सेंटर का फार्मूला हमने सीखा था पहले, पढ़ लेना अपनी बुक से अगर नहीं नोट किया। नहीं, ये हो गया था। और बी एक्स सेंटर पे फील्ड कितनी होगी और एक्सिस पे एक्सिस पर जो उनका रेशियो कितना होगा। एक्सिस में डिस्टेंस √3r था, तो जब हमने सॉल्व किया तो 8 आएगा, सेंटर में 8 टाइम्स मोर as compared to the point at axis which is at distance question, सर्कुलर फील्ड के सेंटर में, सर्कुलर लूप के सेंटर में फील्ड। ये क्वेश्चन दिया था मैंने, एक वायर है, उसको पहले सिंगल टर्न में कन्वर्ट किया तो फील्ड B1 होती सेंटर में, फिर उसी को अनवाइंड करके छोटे टर्न्स में कन्वर्ट कर लिया, छोटे उसमें लूप में, तो उसमें n टर्न्स बनाए, तो फील्ड B2 है, करंट रिमेनिंग सेम, तो B1 एंड B2 का रिलेशन जो आएगा, B2 विल बी n स्क्वायर टाइम्स ऑफ B1। एक तो n यहाँ पे आता है और रेडियस का रिलेशन हमने बनाया, तो R2 इज इक्वल टू लेंथ रिमेनिंग सेम, तो R2 इज इक्वल टू R1/n, तो एक n पहले से ही आ गया, एक इसका n ऊपर आ गया, तो n स्क्वायर टाइम्स। सब 2 टर्न्स में कन्वर्ट किया तो फील्ड 4 टाइम्स होगी सेंटर में, 9 टर्न्स 3 टर्न्स में कन्वर्ट किया तो फील्ड 9 टाइम्स होगी। तो ये होमवर्क प्रॉब्लम थी प्रीवियस क्लास जो तुमने मिस किया। ये 2 लूप है, ठीक है, कॉमन सेंटर है, आइडेंटिकल करंट है, आइडेंटिकल रेडियस है, तो फील्ड कितनी होगी? राइट हैंड रूल से एक की फील्ड इधर आएगी, एक की फील्ड इधर आएगी, तो √2 टाइम्स होगी। वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो वेक्टर से ऐड करेंगे। फिर मैंने ये भी पूछा था, अगर हमने इंक्लाइन कर दिया ऐसे, तब क्या होगा? हॉरिजॉन्टल वाले की फील्ड अपवर्ड रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन करंट इसकी फील्ड इधर आ सकती है या फिर इधर फील्ड आएगी, या तो एंगल तुम्हारा ये वाला लेना पड़ेगा या इधर वाला लेंगे, वेक्टर से ऐड करने पड़ेंगे। राइट हैंड रूल से पहले फील्ड की डायरेक्शन हमें डिसाइड करनी पड़ेगी। ये स्पाइरल वाला लूप था, इसमें इसमें n टर्न्स हैं, स्पाइरल शेप में, एक एक रेडियस पर नहीं, एक ही रेडियस पे सारे टर्न्स होते तो n टाइम्स कर देते, बट ये अनइक्वल रेडियस पर है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ता है? एलिमेंट्री रिंग लेके और सर्कुलर की फील्ड लिखनी पड़ती है सेंटर में, उस एलिमेंट्री रिंग में टर्न्स भी कुछ आएंगे, डीएन का यूनिटरी मेथड से हमने निकाल लिया, डीएन विल बी टोटल टर्न्स अपॉन विड्थ अपॉन थिकनेस, ये जो इसकी b-a, बी आउटर रेडियस a, तो 1 मीटर में इतने टर्न्स आ रहे हैं तो dx मीटर में इतने आएंगे, dx से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू पुट करके फिर हमें ये लास्ट में ये रिलेशन मिलता है dx/x a से b तक, तो इसका ln x होता है, अपर लिमिट b लोअर लिमिट, तो वेरिएबल कंडीशन में हमें ऐसे करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। सेमी सर्कल की आधी हो जाएगी, आर्क की जो है θ/360 टाइम्स हो जाएगी। थीटा इज द एंगल शुड बी इन डिग्री, बिकॉज नीचे हमने 360 लिखा है, तो एंगल भी जो है फिर डिग्री में लिखना पड़ेगा, और नीचे 2π लिखेंगे तो रेडियन में लिख सकते हैं एंगल। ठीक है, तो ये रिवीजन हो गया। ये सेमी सर्कल की वेक्टर्स फिर से ऐड करेंगे, करंट अगर इक्वल होता तो नेट फील्ड 0 हो जाएगी सेंटर में, ये अभी डिस्कस किया हम लोगों ने। देखो इसमें भी 0 हो रही, अगर डायगनली अपोजिट पॉइंट है, देखो यूनिफॉर्म वायर में तभी भी सेंटर में 0 हो रही है, कनेक्शन अगर हमने सपोज एंगल पे दिए, ऐसे ऐसे दिए कनेक्शन, तभी भी 0, दोनों केसेस में 0 हो रही। अच्छा, कनेक्शन ऐसे देते तो अभी क्या होगा बोलो? सपोज एक वायर हमने इधर लगाया, एक 90 डिग्री पे लगाया ऊपर, अभी कितनी फील्ड होगी सेंटर में? कितनी फील्ड होगी? फॉर एनी एंगल लिखा है ना हम लोगों ने, 0। यूनिफॉर्म वायर होनी चाहिए, यूनिफॉर्म वायर होनी चाहिए, बस सर्कुलर लूप की यूनिफॉर्म वायर होनी चाहिए। फॉर एनी एंगल फील्ड विल बी 0, यहाँ पे लिखा है ना हमने लास्ट में, देखो प्रूव किया ना अभी हमने, उसको प्रूव किया है, एंगल पे डिपेंडेंट नहीं कर रहे, चाहे डायगनली अपोजिट पॉइंट हो, चाहे 90 डिग्री पर हो, चाहे 60 डिग्री पर हो, कनेक्शन उसके, बट कनेक्शन प्रॉपर करने को कुछ उसमें मैं देखता हूँ ऐसे होता है, देखो ये
रॉन्ग क्वेश्चन। देखो यहाँ पे कुछ आ जाएगी, ये जो कनेक्शन दिया ना इनकी यहाँ पे फील्ड नॉन जीरो आ जाएगी, पता। इसलिए कनेक्शन प्रॉपर करने, इनलाइन कनेक्टिंग वायर इनलाइन होनी चाहिए बिल्कुल, जिस पॉइंट पे निकालना है ना, तो उनका न्यूट्रलाइज हो जाएगा उन वायर्स का, कनेक्टिंग वायर्स। या कुछ लोग ऐसे दे देते, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी, तो अभी बैटरी की ये वायर्स है, इनकी फील्ड होगी यहाँ पे कुछ ना कुछ, तो बैटरी कनेक्ट करना भी इम्प्रॉपर है। उसकी वायरिंग, उसकी उसकी जो वायर्स होंगी उनकी फील्ड नॉन जीरो कर देगी उसको। तो थोड़ा सा हमें बेसिक पॉइंट ध्यान रखना। इसका भी था होमवर्क में, होमवर्क था आई थिंक, है ना, उस दिन ज्यादा होमवर्क मिले थे। आर यू देयर, तुम लोग हो लाइन पर? Yes, Yes, sir. sir. चलो इसका आंसर बताओ फिर। Mu naught I by 4 ब्रैकेट में एक 1 मिनट, upon एक a मिनट minus लिखने दो, जस्ट लेट मी राइट। म्यू नॉट बी नेट विल बी म्यू नॉट आई बाई 4 ब्रैकेट में 1 1 upon अपॉन R1, ए सॉरी R1 की जगह ए दिया है यहाँ पर, 1 अपॉन minus ए 1 upon a minus 1 upon b. माइनस आएगा बीच में, ठीक है। देखो छोटे वाले की फील्ड स्ट्रांग होगी, तो ठीक है, ए वाला पहले लिख दिया, इधर है। अच्छा डायरेक्शन बताओ किधर होगी, आंसर बताओ, फिर हम डिस्कस करते आगे इसको। Inwards. नेट फील्ड इनवर्ड रहेगी कि आउटवर्ड रहेगी, सोच के बताओ आंसर। Inwards रहेगी सर। पक्का? चलो देख Sir, चेक करते हैं, पहले चेक करेंगे एक एक करके। पहले हम नेट फील्ड चेक करते, ये आ रही कि नहीं आ रही। Saranya has left out. Saranya, are you there? No. ओके देखो फिर इसकी फील्ड देखते, ये वाली पहले हम इसकी फील्ड देखते, इसकी वाली छोटे वाले की ज्यादा करंट रिमेनिंग से, ये करंट इधर से जाके इधर से घूम के फिर इधर से आएगा, करंट रिमेनिंग सेम। तो पहले इसकी फील्ड लिख दी, ये इसका रेडियस कम है तो फील्ड विल बी स्ट्रांग, इसकी आउटवर्ड है तो नेट फील्ड आउटवर्ड बचेगी। राइट हैंड रूल रखो, फिंगर्स रखो उसके ऊपर, सर्कमफ्रेंस के ऊपर, कीप योर फिंगर्स ऑन द सर्कमफ्रेंस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब विल बी आउटवर्ड। तो ए इनर वाले लूप की आउटवर्ड है वो बड़ी होगी, तो यहाँ पे आउटवर्ड बचेगी, ठीक है खुशी? yes sir. आउटवर्ड। और ये जो जो ऐसे जा रहा है करंट, इसकी फील्ड इनवर्ड होगी, लेकिन रेडियस ज्यादा है करंट सेम है तो लेस वैल्यू होगी, तो आउटवर्ड इज बिगर, इनवर्ड इज लेस, तो माइनस होगा, तो फील्ड विल बी अपोजिट। यहाँ पे हमने क्या लिखा, बी इज इक्वल टू B1 माइनस B2। B1 हमने ए रेडियस वाले की मानी है, वो बड़ी रहेगी, छोटा रेडियस बड़ी फील्ड, तो बस अपोजिट रहेंगी। तो सेमी सर्कल का जो फार्मूला है म्यू नॉट आई बाई 4R, उससे लिख दिया, कॉमन टर्म बाहर और अनकॉमन टर्म्स अंदर ब्रैकेट के। ऑलराइट, अभी इसको मैंने फिर क्या वेरिएशन दिया था, ये इसको पकड़ के बाहर ले आओ ऐसे, तो ऐसा हो जाएगा, अनफोल्ड कर लो, वो अंदर की तरफ फोल्ड था, इसको अनफोल्ड कर लिया, इसका आंसर भी निकालना था। इसमें देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में रहने वाली क्या फील्ड? no sir. नो। ओके फिर क्या रहेगी, अपोजिट रहने वाली क्या, बीच में क्या लिखूं मैं, दोनों एक डायरेक्शन में रहेंगी तो प्लस आएगा, अपोजिट रहेंगी तो माइनस आएगा। बोलो चेक करके बताओ। फिंगर्स को रखो, देखो तुम लोग को सेमी सर्कल का फील्ड की डायरेक्शन निकालनी नहीं आ रही, क्या रिपीट कराऊं? कैसे था, फुल सर्कल का जो था वही तो सेमी सर्कल का है, अलग थोड़ी। फुल सर्कल का कैसे था, क्या बोला था उन्होंने, फिंगर्स रखो, या फिर तुम अपना क्रॉस प्रोडक्ट से लगाओ, क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा मुश्किल जा रहा है तो इसलिए ये रखो। देखो फिंगर्स को रखो सरकमफ्रेंस पे करंट की डायरेक्शन में, तो थंब एट सेंटर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो अभी तुम रखो सरकमफ्रेंस पे रख के देखो फिंगर्स, थंब किधर जा रहा है, ठीक है? ये रिकॉल हो गया कि नहीं, इसमें की एक्सप्लेनेशन चाहिए तुम्हें? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। देखो फिंगर्स को हमने टर्न किया सरकमफ्रेंस की तरफ, थंब इंडिकेट कर रहा है, तो अगर तुम्हारा करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज है
तो फील्ड आउटवर्ड है, थंब आउटवर्ड रहेगा। करंट क्लॉकवाइज है तो थंब इनवर्ड जाएगा। ठीक है, चलो फिर इसको देखो डायरेक्शन सेमी सर्कल की। तो दोनों लूप की बताओ किधर जा रही है, अपोजिट आ रही कि सेम आ रही? अच्छा, ऊपर वाले सेमी सर्कल की बताओ, इनवर्ड। इनवर्ड या आउटवर्ड? इनवर्ड। इनवर्ड, इनवर्ड। चलो इनवर्ड लिख। हाँ एक मिनट, क्रॉस बना देता हूँ, क्रॉस मीन्स इनवर्ड। और नीचे वाले की, नीचे वाले की फिंगर्स देखो, फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में लेके आओ। थंब नीचे जाएगा, देखो तुम्हें पूरा ट्विस्ट करना पड़ेगा हाथ को। अगर तुम अभी अपने इसके हाथ को रखो, इंडेक्स फिंगर को टच यस करो सर, करंट की डाउन तरफ, तो इनवर्ड। तुम्हारा थंब थंब Inward. नीचे जाएगा। इंडेक्स फिंगर को टच करो करंट की एरो के साथ, तो थंब विल बी गोइंग डाउनवर्ड। तो दोनों केसेस में डाउनवर्ड जा रहा है, तो दोनों प्लस आ जाएगा और टोटल फील्ड विल बी डाउनवर्ड क्रॉस। तो बस ऊपर वाले में प्लस आ जाएगा, ऊपर वाला जो वैल्यू लिखी है वो सेम आएंगी। सर यस सर बट इसमें वो आई जे कैप वगैरह नहीं, आई जे कैप, एज इफ वो लोग अपोजिट इसमें है, तो अलग अलग वो उसमें आएंगे ना, कुछ वाई एक एक्सिस में आएंगे, कुछ एक एक्स मिनट में तो, एक मिनट तुम्हारी आवाज कटी थी बीच में, जस्ट फिर से रिपीट करो। एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन, थोड़ा सा मेरा माइक का प्रॉब्लम है। हाँ रिपीट नाउ, रिपीट योर क्वेश्चन नाउ। एज इफ ये यस, लोग अलग अलग एक्सिस पे आएंगे, कुछ एक्स एक्सिस पे आएगा, कुछ वाई एक्सिस पे आएगा, तो इसलिए आई जे नो कैप लगा। नो नो नो, एक ही एक्सिस पे आएंगे ये। देखो कौन से एक्सिस में है फील्ड, देखो यहाँ पर अलग अलग एक्सिस पे कैसे आएंगे, देखो लेट मी मेक द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक्स है, ये वाई है, ये पॉजिटिव जेड है, और ये नेगेटिव जेड है। सर वाई तो एक्सिस माइनस वाई एक्सिस पे तो, एक्स वाई एक्सिस में तो लूप है, जिस प्लेन में लूप होता है उसके सेंटर में फील्ड परपेंडिकुलर होती है, एंगल आएगा ही नहीं। देखो मैंने जस्ट सीधा आएगा हम अगेन, फील्ड कहाँ एंगल पे, नहीं बोल रही हूँ फील्ड की मैं, बात के, एंगल नहीं बोल रही हूँ मैं, बोल रही हूँ सर आई जे सेंटर कैप में लग हो रही, गया। सेंटर में हमेशा परपेंडिकुलर लाइन आती है। देखो डायग्राम, फील्ड लाइंस का डायग्राम, बाकी फील्ड कर्व हो रही। आई एम नॉट आस्किंग यू समवेयर हियर, यहाँ पे नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला भी नहीं होता, वी कैन नॉट फाइंड आउट, वी कैन फाइंड आउट एट सेंटर ओनली। परपेंडिकुलर है कि नहीं, एक्स वाई प्लेन में है तो फील्ड तुम्हारे जेड एक्सिस में नहीं आएगी। यस और नो? यस और अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया होगा आई एक्स वाई जेड, तब तुम यहाँ पे लिख सकते हो। अभी अपना आंसर क्या हो जाएगा, चलो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, तो अभी अपना आंसर क्या होगा? अभी अभी हमने इनवर्ट लिखा था, अभी क्या लिखना पड़ेगा बोलो? माइनस के कैप। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया होगा तो माइनस के कैप। इसको थोड़ी देर के लिए सर्कुलर लूप ही मान लो ना, सर्कुलर लूप है और क्लॉकवाइज है, तो फील्ड अंदर की तरफ होगी। अंदर किधर है? नेगेटिव जेड एक्सिस। कोऑर्डिनेट सिस्टम बने होते हैं तो फिर हमें लिखना पड़ता है, फिर हमें क्रॉस एंड डॉट से काम नहीं चलेगा, फिर आई कैप जे कैप के कैप वो सब लिखना पड़ता है। क्लियर टू एवरीबॉडी? ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, एंड इट कैन बी एनी टाइम आस्क्ड इन द बोर्ड्स एग्जामिनेशन। ऑलराइट, चलो फिर ये तुम्हारे होमवर्क का क्वेश्चन फिर से। करंट ऑफ, इसमें मैंने कैलकुलेशन कट कर दिए, कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधे वैल्यूज आई एंड आर के टर्म्स में। ओके, इसको मैं ए कर देता हूँ। ओके लेट मी सी, एक मिनट, हाँ, जस्ट लेट मी read the question for you. Current of I ampere flows around the closed path in the circuit which is in the horizontal plane as shown in the figure. The circuit consists of 8 alternating arcs of radius A and B. R1 is A. यहाँ
पे मैं ए लिख रहा हूँ, ए, एंड यहाँ पे बी लिख रहा हूँ। ईच आर्क सबटेंड द सेम एंगल एट सेंटर। ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस सर्किट एट सेंटर। ठीक है, आई एम्पियर करंट आ रहा है इसमें। और इसका कोई रोल नहीं है, एक मिनट जस्ट मैं लेट मी क्लीन द डायग्राम थोड़ा सा। ए का कोई रोल नहीं है, ये सेकंड पार्ट के लिए था, लेकिन हमें सेकंड पार्ट की जरूरत नहीं, दिस इज एनफ। थोड़ा सा मैं डायग्राम क्लीन कर लेता हूँ, फिर से लिखता हूँ। करंट I एम्पियर फ्लोज, द रेडियस इज ए, इसकी रेडियस ए है अंदर वाले की, ए एंड बी। ईच आर्क सबटेंड, ठीक है, अभी क्लियर दिख रहा है डायग्राम? एनीबडी कुड गेट द आंसर? इसके किसी का आंसर आया क्या? Sir, B1 will be equals to mu naught I 4R by 1. म्यू नॉट B2 आई, equals, अच्छा अलग अलग बता रहे क्या? yes sir. ओके, कैसे कैसे तुमने जो B1 बताया, म्यू नॉट आई बाय 4A बताया, 4B बताया, क्या बताया? ओके जस्ट टेल मी, एक मिनट, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 4A 4। A ये किसकी फील्ड है? स्मॉल सर्कल की वो जो है, अच्छा, जो छोटे स्मॉल आर्क हैं उनकी फील्ड है, yes sir. सभी की मिला के, चारों आर्क की एक आर्क की एक आर्क की, वन आर्क की ऑल 4 आर्क्स? सेम ही रहेगी sir, तो इतनी रहेगी। सबकी सेम रहेगी, सभी आर्क कितनी, तो हमें ऐड करनी पड़ेंगे ना। एक आर्क की अगर ये है तो ये आर्क लेकिन सेमी सर्कल नहीं है ना, ये छोटे आर्क है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ एक आर्क की कैसे रहेगी? नहीं सर, वो उतना ही रहेगा, मतलब जो B1 की वैल्यू है वो इक्वल रहेगी इन सब के। कितनी रहेगी? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कितनी रहेगी बोलो। मतलब सर जो ये चारों का सम रहेगा, दैट विल ठीक बी है, इक्वल। चारों का सम बता रहे, चारों आर्क की मिला के बता रही है? यस सर, ये यस तो सर। कैसे कैसे, हाउ हाउ सर की जो R1 हाउ? रहेगा, मतलब ए जो है वो सर, वो बहुत ज्यादा छोटा है, तो जब इन सबको मिलाया हाँ जाएगा हाँ, तो इसका जो एंगल रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्रीज आ जाएगा। तो 90 का तो 8 आ जाएगा, 90 का 4 नीचे नहीं आएगा ना, सबको मिलाएंगे तो 90 आएगा कि कुछ और आएगा? 90 का को तो यहाँ पे 8 करना पड़ेगा हमें, 4 कैसे होगा? तुमने 4 तो बताया ना, ठीक है चलो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, Yes, sir. ठीक है? आर यू वांट वन मोर अटेम्प्ट? 1 more attempt सर। सोचो तब तक, मैं दूसरे, चलो ये मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, ये अपने डे टू डे लाइफ में मैग्नेटिक फील्ड के यूजेस जो हैं, है ना, ये देखो सर्कुलर सर्कुलर कॉइल है ना, मेनी नंबर ऑफ टर्न्स मिला के सर्कुलर कॉइल के, तो ये तुम्हारा कौन सी मशीन है? मैग्नेटिक फील्ड फॉर एमआरआई। ये तुम्हारी बुक में नहीं है, जस्ट मैं तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए दिखा रहा हूँ। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना, मेडिकल साइंस में यूज करते, बोलते हैं ना एमआरआई करनी पड़ेगी ब्रेन की या बॉडी की, है ना,
तो मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं उसको। रिक्वायर्स ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.5 टेस्ला, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है ये। इन a typical MRI scan, the patient lies inside the coil that produces the intense field. The currents required are very high, so that coils are bathed in liquid helium at temperature of 4.2 Kelvin. Very, very small temperature. 4.2 Kelvin is very small, you know. इतना टेम्परेचर, इतना लो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है हमारी मशीन को यूज करने के लिए, है ना, टू कीप देम फ्रॉम ओवर हीटिंग, है ना। तो ये जस्ट एप्लीकेशन वन ऑफ द यूजेस, है ना, हम लोग डिस्कस ये जस्ट रिकॉल कर सकते हैं ना। ऑलराइट, और इसके बाद देखेंगे नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द, हाउ मच टाइम वी आर लेफ्ट, हाँ टाइम है अपने पास। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द वेरी 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 again very important topic, which is called एम्पियर सर्किटल लॉ। जस्ट मैं एक फोन अटेंड कर लूं, क्या तीसरी बार कॉल आ रहा है उसका 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, जस्ट 1 मिनट, तब तक ये नोट कर लो, तुम स्टेटमेंट वगैरह नोट कर लो, ऐसे ही लिखना है। हेलो हेलो, जल्दी जल्दी, हाँ हाँ जी, नमस्ते, हाँ हाँ। अच्छा, आप थोड़ी देर की बात करेंगे, मैं क्लास में ही हूँ, आपने 3 बार कॉल किया इसलिए मैंने उठाया। जस्ट मेरा खत्म होगा 7:15 पे खत्म है, 7:20 पे करिए, मैं फिर बात करती हूँ। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो एम्पियर जैसे हमने गॉसेस, आर यू देयर, कैन यू हियर मी? यस सर। चलो, जैसे हमने गॉसेस लॉ पढ़ा था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कूलम्ब लॉ से हमने कुछ डेरिवेशन किए थे, है ना, फील्ड निकाली थी कूलम्ब वगैरह, कूलम्ब लॉ से। फिर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के लिए फिर हमने गॉसेस लॉ सीखा था, वैसे ही यहाँ भी है ना। यहाँ पे हमने बायोट-सावर्ट लॉ से हमने फील्ड निकाल ली सर्कुलर लूप की। नाउ अगर सपोज हमें किसी कॉइल की फील्ड निकालनी है, ऐसा जैसे ये कॉइल है देखो, जिसको सॉलिनॉइड बोलते हैं हम लोग, ये हमें इनफाइनाइट वायर की निकालनी, चलो इनफाइनाइट वायर की निकालनी है, तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है सर्किटल लॉ। इंटीग्रेशन से बचने के लिए या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ विल मेक इट वेरी इजी। नेक्स्ट 3 डेरिवेशन इससे करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। तो पहले हम एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ते हैं, है ना, ये अपने जो करंट का यूनिट है एम्पियर, उनके नाम से, है ना, एम्पियर सर्किटल लॉ जो है उन्होंने ये लॉ दिया टू जस्ट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इन द वेरियस सिचुएशन, वेरियस अदर सिचुएशंस, ठीक है। तो देखो, ये सपोज 3 कंडक्टर्स हैं, वी आर द 3 कंडक्टर्स। एक में देखो करंट ऊपर जा रहा है, इसमें नीचे आ रहा है, इसमें भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इन तीनों की फील्ड हमें यहाँ पे निकालनी है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। वी डोंट नो किधर डायरेक्शन होगी, जस्ट ऐसे हमने एरो बना दिया, यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि इधर तीनों की फील्ड इधर है ना। तो क्या करते हैं, फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम ऐसे एक क्लोज लूप बना लेते हैं, ऐसे किसी भी शेप का बना सकते हैं, राइट। इसको एम्पियर लूप बोलेंगे, एम्पीरियल लूप। क्लोज लूप बनाना है, जैसे हमने गॉसेस लॉ में क्लोज सरफेस ली थी, यहाँ पे हम क्लोज लूप लेंगे। क्लोज लूप बना लिया, ठीक है। उस लूप का छोटा सा पार्ट लेते हैं, डीएल सेगमेंट, है ना। तो ये डीएल दिया इन्होंने, देखो डीएल इस तरफ रहेगा। डीएल की डायरेक्शन 2 तरफ हो सकती, डीएल वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, या तो इधर रहेगा या ये रहेगा, दोनों तरफ, दोनों में से एक लेना पड़ता है हमें। तो बी डॉट डीएल, देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और जो हमने लूप एज्यूम किया इमेजिनरी एम्पीरियन लूप, उसका छोटा सा सेगमेंट डीएल। बी डॉट डीएल फॉर क्लोज लूप is equal to mu naught times of net current enclosed in the loop, है ना। गॉसेस लॉ में था क्या था, नेट चार्ज इनक्लोज था, वहां पे सरफेस इंटीग्रल था,
यहाँ पे लाइन इंटीग्रल है. लेट मी रिपीट अगेन. लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर एनी क्लोज लूप is equal to mu naught times magnetic constant है mu naught times the net charge enclosed by the loop. लूप हमें ही बनाना है. वी हैव टू मेक द लूप. कोई दिया नहीं है हमें. 3 कंडक्टर दिए हैं यहाँ पर एज पर दिस सिचुएशन है ना. हमें एक कंडक्टर भी हो सकता है, मल्टीपल कंडक्टर भी हो सकता है. उन सब की फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट पर. तो हम लोग एक लूप बना लेते हैं, क्लोज लूप, और उसका एम्पियर ने बोला कि ये फार्मूला है, ये स्टेटमेंट है. लाइन इंटीग्रल फॉर क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट इनक्लोज. अभी नेट करंट इनक्लोज कैसे डिसाइड करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड में पता लगी. डीएल किसका सेगमेंट है? जो एम्पीरियल लूप हमने लिया किसी भी शेप का ले सकते हैं, सर्कुलर भी ले सकते हैं. हम लोग सर्कुलर ही लेंगे इनफैक्ट सिंप्लिसिटी के लिए डेरिवेशंस में. ठीक है. तो करंट इनक्लोज निकालना है. अभी कुछ करंट ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे आ रहे हैं. तो हमें कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव होनी चाहिए? तो फिंगर्स को रखो. देखो अभी जो हमने एम्पियर लूप लिया, यहाँ पे देखो, अभी दूसरा डायग्राम में देखो, ये थोड़ा इजी है. अपनी फिंगर्स को रखो एक तरफ पर्टिकुलर डायरेक्शन में. तुम बोलोगे, तुम यू विल से ओके दिस डायरेक्शन वी हैव डिसाइडेड, डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, डॉट प्रोडक्ट है उसका इंटीग्रेशन. तो अगर ये डिसाइड हो गई कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इंटीग्रेशन है, तो थंब विल इंडिकेट द पॉजिटिव करंट्स. जितने ऊपर करंट्स है वो सब पॉजिटिव होंगे, और अपोजिट करंट जो है वो निगेटिव होंगे, है ना. यहाँ पे भी वही दिखाया डायग्राम. इसमें देखो फिंगर्स कैसे कल किया, ऐसे फिंगर्स की. तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिवली. लेट अस सी इस डायग्राम में क्या बोला है. कल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड अराउंड द इंटीग्रेशन पाथ. मतलब जो तुम्हारा व्हाट इज कॉल्ड लूप का जो हमने डिसाइड किए, लूप के पाथ में इंटीग्रेशन पाथ उसको बोलते हैं. योर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट. यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है ना, तो हमें डिसाइड करना पड़ता है वेदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. ये पाथ डिसाइड करना पड़ता है. वहां पे फिर ये डॉट प्रोडक्ट का एंगल भी डिसाइड हो जाता है. तो एक तरफ के करंट जनरली यही डायरेक्शन लेंगे, ऊपर वाले करंट पॉजिटिव लेंगे, वो इंटीग्रेशन का पाथ हो, मतलब इंटीग्रेशन अपने इस डायरेक्शन में रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. मतलब हमने पाथ, इंटीग्रेशन पाथ भी बोल सकते हो, पाथ ट्रेसिंग भी बोल सकते हो. किस पाथ में हम जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं. एनसीईआरटी बुक का ये डायग्राम है, बट ये क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने ये तुमको नहीं बताया. इसमें कुछ पता ही नहीं लग रहा है. वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग. इसलिए I have taken the diagram from the university publication book. और ये डायग्राम तुम्हारी रेसनिक हॉलिडे का है, दूसरी बुक से लिया. उसमें ये नहीं था. मैंने इसके साथ मैच करने के लिए I3 भी ले लिया. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट लिखो और ये फार्मूला लिख लो और ये इतना लिख लो. कभी कभी बोलेंगे एम्पियर सर्किटरी लॉ लिखो एंड हेंस डिराइव. यहाँ तक लिखना है. डायग्राम में तुम ये बना लो उसका, जैसे ये हाथ मत बनाओ, कुछ भी हैंड्स नहीं बनानी. और ये कुछ भी नहीं लिखना, ये भी नहीं लिखना, ये भी नहीं लिखना. बस करंट दिखा देने, और ये एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए. वी डोंट नीड दिस ऑल. सिंगल कंडक्टर भी दिखा सकते तुम, फिर उसमें फिर एक ही रहेगा. आई इनक्लोज विल बी I1. सपोज एक कंडक्टर बाहर भी बना दूं मैं. यहाँ पर देखो ये डायग्राम में थोड़ा सा मैं और ऐड कर रहा हूँ. ये I4 है, तो इसमें I4 नहीं आएगा. ये फील्ड I4 की हो सकती है. यहाँ पर फील्ड कैन बी ऑफ I4 आल्सो, जैसे गॉसेस लॉ में था, है ना. फील्ड कैन बी ऑफ आउटर कंडक्टर आल्सो. ये बी है ना फील्ड यहाँ पर, दैट कैन बी आउटर कंडक्टर. बट ये जो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जो करंट है, वो इस लूप के अंदर से कितने करंट है वही लेने, बाहर के करंट नहीं लेने. ठीक है. तो ये डेरिवेशन है, ये तुम्हारा एम्पियर सर्किटरी लॉ है. इसमें अभी पूछने है तो कुछ पूछ लो. डायग्राम यही सफिशिएंट है. हाथ पाथ कुछ भी मत बताओ, बनाओ. और ये भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं. ये पार्ट मत लिखो कुछ भी.
अपने नोट्स के लिए लिख सकते हैं ये सब पॉइंट। ठीक है, देखो फिर ये डायरेक्शन करंट की डिसाइड हो गई। अगर हमने इंटीग्रेशन की डायरेक्शन हमने एंटी क्लॉकवाइज ली है, इंटीग्रेशन की डायरेक्शन में डीएल डिपेंड करता है ना, डीएल डीएल इस अगर हमने बोला कि इधर इधर से हम इधर जा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन पे डीएल डीएल की डायरेक्शन डिपेंड करेगी, उस पे एंगल डिपेंड करेगा, डॉट प्रोडक्ट में एंगल आएगा। तो देखो इसको यहाँ पर दूसरी बुक्स में दे आर एक्सप्लेन लाइक दिस, ये थोड़ा सा ये लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट लेट अस सी हाउ द अदर बुक्स राइट। एनसीईआरटी बुक में वैसे ही था, लाइन इंटीग्रल अराउंड द क्लोज पाथ बी डॉट डीएल, ये क्या लिखा है यहाँ पे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर सेगमेंट ऑफ द पाथ, इसको वेक्टर सेगमेंट ऑफ द पाथ भी बोलते हैं। म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक कांस्टेंट, आई नेट करंट इनक्लोज्ड बाय द पाथ, ये तो हमने सब लिखा है, बस यहाँ पे डीएल इज कॉल्ड वेक्टर सेगमेंट ऑफ द पाथ, वेक्टर सेगमेंट ऑफ पाथ। ठीक है, तो ये रेसनिक हॉलिडे के बुक में ऐसे एक्सप्लेन किया उन्होंने। ये दोनों क्वेश्चन मैंने उसी से लिए हैं, एक तुम्हारा रेसनिक हॉलिडे का क्वेश्चन है, ठीक है, और दूसरा तुम्हारा यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यू कैन टेक द स्नैपशॉट, इसको कल डिस्कस करेंगे। कई सारे कंडक्टर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, I1 I2 I3, और लूप भी दिख रहे हैं, I1 4 दिया है, I2 6 दिया है, I3 2 दिया है, एंड डायरेक्शंस आर शोन, 4 पाथ्स A D A to D, A through D, A से लेकर ये A पाथ है। व्हाट इज द लाइन इंटीग्रल B डॉट DL फॉर ईच पाथ, A के लिए कितना होगा लाइन इंटीग्रल, कितनी वैल्यू आएगी इसकी, यहाँ पे तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, ईच इंटीग्रल इन्वॉल्व गोइंग अराउंड द पाथ इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इससे तुम्हें डिसाइड हो जाएगा करंट राइट हैंड साइड में माइनस वैल्यू आएगी कि प्लस आएगी। जब काउंटर क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो राइट हैंड साइड में कौन सा करंट माइनस लिखना है, कौन सा प्लस लिखना है, उससे फिर आंसर आएंगे सबके। इसमें कितना होगा लाइन इंटीग्रल, पाथ ए में तो कोई भी करंट दिख ही नहीं रहा है, इसमें राइट हैंड साइड में 0 आने वाला है, इसके अंदर से कोई करंट जा रहा है क्या, क्रॉस आउट दिख रहा है, नहीं, तो एक का तो 0 ही दिख रहा है मुझे। ठीक है, इसके आंसर्स अभी मेरे पास नहीं है, टुमारो आई विल ब्रिंग द आंसर्स। और ये भी देखो, ये रेसनिंग हॉलिडे का चेक पॉइंट का क्वेश्चन है, उसके बहुत अच्छे रहते क्वेश्चन चेक पॉइंट के। द फिगर हियर शोज 3 equal currents I, 2 parallel and 1 anti-parallel, and 4 Amperian loops. Rank the loops according to the magnitude of cyclic integral B dot dl along each greatest first, सबसे ज्यादा किसका है वो लिखना है पहले, लूप के नाम दिए, हाँ, A B C D, सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू आएगी, राइट साइड में म्यू नॉट आई जो आएगा, नेट यहाँ पे नेट करंट लिखना है, म्यू नॉट तो आएगा ही सभी में, प्लस माइनस करंट तीनों में इक्वल है ना, आए हैं तीनों में,
I1 I2 I3 नहीं लिखना है इसमें, इसलिए डिसाइड हो पाएगा ना मैक्सिमम किस में मिनिमम किस में। ठीक है, तो कल हम लोग इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस परसों। जैसे गॉसेस लॉ के वहां भी 3 ही थे शायद, है ना, इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट शीट एंड सर्कुलर एंड स्फेरिकल। यहाँ पर भी इनफाइनाइट वायर है पहला एप्लीकेशन, फिर सोलेनोइड एंड टोरॉइड। शीट का नहीं है, शीट की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है अपने कोर्स में। ठीक है, तो टुडे वी हैव सीन एम्पियर सर्किटल लॉ which is useful to get the magnetic field of next 3 cases. That's all from my side. You want to ask anything, you can just ask. ये क्वेश्चन था, ये एम्पियर सर्किटल लॉ का, वी हैव सीन एम्पियर लॉ, ये सब उसकी एप्लीकेशंस, ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन है बस, बाकी तो होमवर्क की हमने डिस्कस किया आज, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा। That's all, then wind up. Shall I wind up? Okay, thank you very much.